हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में। हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसेंटली 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश हुए। सो नाउ इज़ द राइट टाइम टू डिस्कस दिस टॉपिक। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे स्टडी आई क्यू के यूपीएससी पेन ड्राइव कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। स्टडी आई क्यू ने अपना यूपीएससी पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्स लॉन्च कर दिया है। पहले 1000 बायर्स को इसमें स्पेशल ऑफर भी मिलेगा, उनको इंटरनेशनल रिलेशंस का एक मॉड्यूल भी मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स जो है बनाया गया है भूमिका सैनी जी द्वारा, जिनकी इस बार यूपीएससी में रैंक आई है 664। उसके अलावा डॉक्टर गौरव गर्ग, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बहुत सारी उनकी वीडियोस ऑलरेडी स्टडी आई क्यू चैनल में है, यू कैन वॉच देम। एंड एवरीवन्स फेवरेट डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, इन्होंने पॉलिटी और हिस्ट्री का मॉड्यूल तैयार किया है। सो अगर आप हमारे कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन, या डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं फ्रॉम studiiq.com। तो इस वीडियो के अंत तक आप इन सब टॉपिक्स के बारे में जान जाएंगे। फॉर आर इंग्लिश लिसनर्स आई विल मेक एन इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो एज वेल, बी पेशेंट, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया इजराइल रिलेशंस के बारे में, इसके इतिहास के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंडिया और इजराइल के डिफेंस रिलेशंस, और उसके बाद किस तरीके से इजराइल इंडिया की मदद कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी में, उसके अलावा और भी कुछ सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी। और फिर मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कब शुरू हुआ था, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और फिर जो रिसेंटली जो हॉट टॉपिक है कि इंडिया और इजराइल के बीच में ये डील फाइनलाइज होने वाली है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बारे में। इसको फाइनलाइज किया नहीं गया, मगर जब मोदी जी इजराइल जाएंगे तो कहा जा रहा है कि इट विल बी डन, उसमें कोई अभी और प्रॉब्लम्स आने नहीं वाली। तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने यूएस के जो जैवलिन ये एंटी टैंक मिसाइल्स थे उनसे स्पाइक को बेहतर क्यों समझा, और ओवरऑल इजराइल इंडिया के लिए एक बेटर डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लायर क्यों है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप से, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इससे। देखो, ये है हमारा इंडिया, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जिस किसी भी स्टेट में आप हो। तो यहाँ से अगर हम थोड़ी वेस्टर्न साइड पे जाएं तो यहाँ पर अगर नज़र डालें, ये है सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, और सीरिया के थोड़ा सा नीचे अगर आप नज़र डालो तो ये है इजराइल। इजराइल किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबनान के साथ शेयर करता है, थोड़ी सी सीरिया के साथ करता है, जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, और ऑफ कोर्स पैलेस्तीन के साथ। अब देखो, इन जो कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल है ये भी याद कर लो। सीरिया की कैपिटल तो आपको 100% याद होनी चाहिए, डमास्कस। फिर है लेबनान की बीरुत, फिर जॉर्डन की अमान, एंड इजिप्ट की कायरो। अब बेसिक ज्योग्राफी समझने के बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया और इजराइल इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। मतलब कि 1992 में इजराइल और इंडिया ने ऑफिशियली अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू कर लिए थे। ठीक है, अब आप कहोगे कि इतना लेट क्यों, क्योंकि इजराइल को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। जी हाँ, इजराइल भी ये यूनाइटेड किंगडम से ही आज़ाद हुआ था, जो वहाँ पे ब्रिटिश मैंडेट था उससे उनको आज़ादी मिली थी जब वो एक्सपायर हुआ था। तो इजराइल को आज़ादी मिली थी 14 मई 1948 को, और इंडिया आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को। तो इतना लंबा समय क्यों लग गया डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफिशियली एस्टेब्लिश करने में? इसके बहुत सारे रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था कि इंडिया अरब वर्ल्ड को नाराज़ नहीं करना चाहता था। अरब वर्ल्ड के इजराइल के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि इजराइल का वजूद ही काफ़ी सारे जो अरब नेशंस हैं उनको पसंद नहीं आया, जैसे इजिप्ट, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया। किसी को भी इजराइल का एग्जिस्टेंस 1948 से एक्सेप्टेबल नहीं था, और 1960s में दोनों ने जंग भी लड़ी। तो काफ़ी एक बिटर हिस्ट्री है दोनों की। और उसके बाद जिस तरीके से इजराइल ने धीरे फ़लस्तीन की जो टेरिटरी थी उसको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करने स्टार्ट कर दिए, तो अरब वर्ल्ड हेटेड इजराइल। तो इंडिया के लिए अरब वर्ल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पर मेरे पास किताब है शशि थरूर साहब की, पैक्स इंडिका। ये 2012 की किताब है, तो डेटा इसका हल्का सा आउटडेटेड है, मगर जो मेन क्रक्स है जो यहाँ पे बात का वो काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अरब वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, और इंडिया एक तरीके से अपने इजराइल के साथ रिलेशन जो है उनको इग्नोर क्यों कर रहा था बहुत ही लंबे समय तक अरब वर्ल्ड को खुश करने के लिए।
The Arab world constitutes an integral part of India's extended neighborhood and is a region of critical importance to India in political, strategic, security and economic terms. तो यहाँ पे थरूर साहब जो खुद ही एक बहुत ही बड़े डिप्लोमेट रह चुके हैं इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने कहा है कि अरब वर्ल्ड एक तो इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है, मतलब थोड़ा सा आगे का नेबरहुड है, पाकिस्तान से आगे का, और उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत तरीके से एक बहुत ही बड़ी मार्केट भी है, हम वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं. और यहाँ पे लिखा है कि इट अकाउंट्स फॉर इट, मतलब अरब वर्ल्ड अकाउंट्स फॉर 63% ऑफ आर क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स, ट्रेड्स विद इंडिया टू द ट्यून ऑफ 93 बिलियन. ये 2012 का डेटा है, ठीक है, फिर कह रहा हूँ 93 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, ठीक है. और उसके अलावा बहुत सारे इंडियन वर्कर्स भी वहाँ पर काम करते हैं. तो इंडिया के पास बहुत सारे रीज़न थे कि अरब वर्ल्ड के साथ अपने रिश्ते ख़राब ना करे. तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या इंडिया के पास ये ऑप्शंस नहीं थी कि इजराइल के साथ भी रिलेशंस रखता और अरब वर्ल्ड के साथ भी रिलेशंस रखता. तो यहाँ पे मैं कहूँगा नहीं, उस वक्त इंडिया अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशंस खुद परस्यू कर रहा था. इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत थी अरब वर्ल्ड की और अरब वर्ल्ड को इंडिया की इतनी ज़रूरत थी नहीं. सेकंड रीज़न एक ये भी था कि पाकिस्तान भी अरब वर्ल्ड के साथ क्लोजर टाइज बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी यूएसए के साथ क्लोजर टाइज बना चुका था, तो उसकी वजह से उसको एक एडवांटेज भी मिल रहा था. फिर एक मुस्लिम कंट्री होने की वजह से भी पाकिस्तान को एक एडवांटेज था. तो इंडिया को कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि अरब वर्ल्ड प्लीज्ड हो. तो इंडिया ने बढ़ चढ़ के बहुत ही लंबे समय से फ़लस्तीन का समर्थन करना शुरू कर दिया. अब आपको ये तो बात क्लियर होगी कि इजराइल और फ़लस्तीन में जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है, आज तक ख़राब है. इजराइल फ़लस्तीन की ज़मीन हड़पने की कोशिश करता रहता है और वहाँ पे सेटलमेंट्स बसा रहा है, और उसके अलावा भी बहुत ही एक कड़वी हिस्ट्री है दोनों की. तो इंडिया एक लंबे समय से फ़लस्तीन का सपोर्ट करता आ रहा है. और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी हिस्सा था, और उसके अलावा इंडिया ने डिसाइड किया कि सोवियत यूनियन ब्लॉक के साथ जुड़ा जाए. तो इन सब रीजंस की वजह से बहुत ही लंबे समय तक इंडिया और इजराइल के इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन नहीं पाए. आगे देखो, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग नोट्स हैं जिसमें हमको ये पता लगेगा कि इंडिया ने किस हद तक फ़लस्तीन को सपोर्ट किया और इजराइल की फ्रेंडशिप की जो एक कह लीजिए रिक्वेस्ट थी कि इंडिया के साथ रिलेशंस कुछ वो शुरुआत करें. क्योंकि देखो, इंडिया फ़लस्तीन का समर्थन बहुत ही लंबे समय तक करता आया और तब भी इजराइल उस चीज़ को इग्नोर करने को तैयार था और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस वो डेवलप करना चाहता था. इसलिए नहीं क्योंकि उनको हमारी शक्लें पसंद थी और कुछ रीज़न था. हर देश अपना फ़ायदा देखता है. तो इजराइल ने ये देखा कि इंडिया आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा आर्म्स का इम्पोर्टर बनने वाला है, मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए इनको, और इजरायलीज़ बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बना रहे थे. तो उनको लगा कि ठीक है, अगर वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता भी है तो उसमें इजराइल का कुछ जाता नहीं, क्योंकि इंडिया के पास उतना उस वक्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर ही नहीं थी कि वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता. तो दूर से समर्थन कर रहा है तो करने दो, उसके साथ जो बिज़नेस हम कर सकते हैं वो ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है. मगर इंडिया ने ऑफिशियली दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल के साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं खोले. तो अब देखो, यहाँ पे हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि फ़लस्तीन का जो समर्थन किया इंडिया ने कितनी गहरी है. सबसे पहले 1936 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उन्होंने ग्रीटिंग्स भेजी फ़लस्तीन को, और 27 सितंबर को पहली बार इंडिया में फ़लस्तीन डे ऑब्जर्व किया गया. यहाँ तक हम उनको सपोर्ट कर रहे थे. उसके बाद 1939 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसमें सब लोगों ने शुभकामना भेजी फ़लस्तीन को और ये भी उम्मीद करी कि फ़लस्तीन आगे जाके एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक स्टेट बन के उभरेगा. और उसके बाद इंडिया मेंबर भी बना यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमेटी ऑन फ़लस्तीन का. इसमें ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ वाला सब डिस्कस किए गए थे. इंडिया ने बहुत वोकली सपोर्ट करी फ़लस्तीन की यहाँ पर. और उसके बाद देखो, यहाँ पर 1974 में क्या हुआ, इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री बना जिसने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ओपनली रिकॉग्नाइज़ किया. ये बहुत बड़ी बात है. देखो, ज़्यादातर जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी, जो अरब कंट्रीज़ थी, वो तो सीधी सी बात है उनको ये PLO को एक रिकॉग्नाइज उन्होंने कर ही लिया था ताकि इजराइल के ऊपर उनको कुछ लीवरेज मिल सके. मगर इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था. इतना ज़्यादा हमारा पैशन था ये फ़लस्तीन के प्रति, ठीक है. पैशन क्या था, सब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही होते हैं. और उसके बाद 1980 में भारत सरकार ने PLO को कंप्लीट रिकग्निशन दी और न्यू दिल्ली में उनका एक ऑफिस भी खुलवाया. और उसके बाद ये 1980s में ही यासिर अराफात जो PLO के लीडर थे,
वो इंडिया भी आए 3 डे ऑफिशियल विजिट पे, जिसमें इंडिया को उन्होंने कहा कि हमारा इटर्नल फ्रेंड है। काफ़ी फेमस फुटेज अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, यासिर अराफात एंड इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी को कहते थे कि मेरी ये बहन है इंदिरा गांधी, और इंडिया से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इंडिया इतना बढ़ चढ़ के सपोर्ट करा था फ़लस्तीन को। और उसके अलावा यहाँ पे थरूर साहब ने ये भी लिखा है कि 1938 में महात्मा गांधी जी ने भी एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने ज्यूज़ को कुछ हद तक आप कह लीजिए क्रिटिसाइज़ किया था कि जिस तरीके से वहाँ पे वो फ़लस्तीनियन लोगों के साथ वो उनकी ज़मीन ले रहे हैं और उनको परसिक्यूट कर रहे हैं। तो काफ़ी एक पुरानी हिस्ट्री है हमारी ये फ़लस्तीन को सपोर्ट करने की। और उस सब के अलावा यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है कि 1948 में जब इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी, तब इंडिया ने उस वक्त इसराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज फॉर दिस रीज़न दैट इंडिया वोटेड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इसराइल इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1948। मगर बाद में 1950 में इंडिया ने इसराइल को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया और इसराइल की जो हिस्ट्री है उसमें फ़लस्तीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और कितने लंबे समय तक इंडिया ने एक ऐसा जो इशू है जिससे इसराइल डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इन अ नेगेटिव वे, उसको कितना बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। तो अब आगे देखते हैं कि इंडिया की जो बाद में 1992 में ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने रिलेशन जो है इसराइल के साथ शुरू कर दिए। अब देखो 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, उस वक्त नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इसराइल के साथ वो अपग्रेड कर लिए और फुल एम्बेसडोरियल लेवल तक उसको ले आए। तो अचानक से ऐसा क्यों करना पड़ा इंडिया को? देखो ये इसमें बहुत सारे रीज़न थे। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सोवियत यूनियन टूट गया था 1991 में। ठीक है, तो सोवियत यूनियन जैसे ही कोलैप्स कर गया तो अचानक से जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल गए थे। अचानक से एक ऐसी दुनिया जहां पर दो महाशक्तियां थी, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर, सडनली उसमें से एक महाशक्ति अब गिर चुकी थी और अब यूएसए अकेला एक डोमिनेंट प्लेयर बन गया था पूरी दुनिया में। तो इंडिया को इमीडिएटली डिसीजन लेना था कि उसके हित में क्या रहेगा, क्योंकि सिंस अब सोवियत यूनियन है नहीं तो उसको अपनी पॉलिसीज भी बदलनी होगी। और उसी समय आपको पता है इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा था, और उसी समय हमें जो एलपीजी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स भी लाने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रही थी। तो इसमें यूएसए ने इंडिया के सामने एक शर्त रखी कि अगर इंडिया यूएसए के साथ बेहतर डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाहता है तो उसमें इंडिया को कम से कम इजराइल के साथ प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने होंगे। और उसी वजह से माना जाता है, ये वैसे कहीं पे ऑफिशियली आपको मिलेगा नहीं, मगर ज़्यादातर बुक्स में ये नॉलेज मिलती है कि ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि 1992 में यूएसए ने थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग कर इंडिया की, और उसकी वजह से इंडिया को मजबूर होना पड़ा कि इजराइल के साथ ऑफिशियली अपने रिलेशंस वो एम्बेसडोरियल लेवल तक ले जाए। बाद में ऑफ कोर्स इंडिया के लिए फ़ायदे का सौदा ही बना। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर एनडीए की सरकार आती है 1998 में। ठीक है, तब तक कोई खास इस बीच में 1992 से लेकर 1998 के बीच में कुछ ज़्यादा खास कोई डेवलपमेंट हुई नहीं इसराइल के साथ रिलेशंस में। मगर जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इजराइल के साथ जो पार्टनरशिप है इंडिया की उसको आगे और ले जाने में काम किया। तो देखिए 1998 से लेकर ये 2003 तक का जो समय था उसमें एनडीए सरकार ने बहुत कोशिश की कि इजराइल के साथ रिलेशन जो है इंडिया के बेहतर बने, और 2003 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोव पहले प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल के जो इंडिया में जिन्होंने विजिट करी, और ये एक हिस्टोरिक विजिट थी। तो ये एक बैकग्राउंड है इंडिया इजराइल रिलेशंस का। अब देखते हैं डिफेंस में इजराइल ने किस किस तरीके से इंडिया की मदद करी। अब देखो इंडिया और इजराइल की हिस्ट्री जो है डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, और उसके अलावा भी इजराइल ने जहाँ भी इंडिया की इजराइल मदद कर सकता था वहाँ पे इजराइल ने करी है। फॉर एग्जांपल जब इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया तो दुनिया भर से इंडिया को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, मगर सिर्फ 3 देशों ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। पहला देश था उस वक्त रशिया, दूसरा था फ्रांस और तीसरा था इजराइल। तो ये एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से इजराइल ने बाद में 1992 के बाद इंडिया का समर्थन करना स्टार्ट कर दिया इन वेरियस सेक्टर्स। उसके अलावा भी पहले भी करता रहा सीक्रेटली, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखो 1997 में इजराइल के प्रेसिडेंट थे वाइजमैन, वो पहले प्रेसिडेंट थे जो इंडिया आए। पहले प्राइम मिनिस्टर 2003 में आए, पहले प्रेसिडेंट 1997 में आए। ठीक है, तो
इन्होंने उस वक्त एक डील साइन करी इंडियन गवर्नमेंट के साथ बराक 1 मिसाइल की, लॉकहीड P3 ओरियन मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और साथ में 27 हार्पून सी स्किमिंग एंटी शिपिंग मिसाइल्स खरीद लिए थे। तो इसके काउंटर के लिए इंडिया को बराक 1 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो एक वर्टिकली लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल था। तो ये पहली डील थी इंडिया और इसराइल के बीच में। बाकी वैसे सारी डील्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी डील्स भी थी। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बार इसराइल ने इंडिया का जो इक्विपमेंट है उसको अपग्रेड भी किया है, और कुछ मिसाइल से जड़े जाए, कोई ड्रोन्स कहीं से लेने हो वगैरह, तो वी वोंट काउंट दैट। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डील थी। और उसके बाद जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है वो है फैल्कन AWAS। ये देखो एक रेडार होता है जो एयरक्राफ्ट्स के ऊपर माउंट किया जाता है ऐसे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो 2003 में इंडिया ने $1 बिलियन का ये फैल्कन AWAS खरीदा। और देखो ऐसा इक्विपमेंट जो है इसराइल के अलावा और कुछ हद तक रशिया के अलावा और कोई भी देश नहीं है जो इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इंडिया को उस वक्त ऑफर कर रहा था। आज के ज़माने में इंडिया एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है, USA भी तैयार है तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफर करने को, मगर ये वो ज़माना था जब इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत कम थे। उस वक्त इसराइल ने इंडिया की काफ़ी हद तक मदद करी। मेन आपको ये याद रखना है, ये बेसिकली एक रेडार है और इंडिया को काफ़ी एज एज दे दी थी इसने ये पाकिस्तान के कंपैरिजन में, ठीक है। और उसके अलावा देखो फिर हमने जॉइंट डेवलपमेंट भी करी बराक 8 मिसाइल के ऊपर, जो एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, बराक 8। इसको हिब्रू में, जो वहाँ पर इसराइल में जो भाषा हिब्रू, वहाँ पर कहते हैं लाइटनिंग 8, ठीक है। और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो इंडिया और इसराइल दोनों ने मिलकर बनाया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में हम दोनों की जो पार्टनरशिप है आगे बढ़ी है। अब बात करते हैं इसराइल किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया की मदद कर रहा है। देखो 2008 में इंडिया और इसराइल ने एक एग्रीकल्चरल प्लान को फाइनलाइज किया, जिसमें मिडल ईस्ट और मेडिटेरेनियन में जो क्रॉप्स वहाँ पे नेटिव हैं उनको इंडिया में प्लांट किया जाएगा। और इसमें पर्टिकुलर फोकस था ऑलिव्स में, और करीब 1 लाख से भी ऊपर 1,12,000 ऑलिव ट्रीज प्लांट किए गए राजस्थान में। और 2014 में 100 टन ऑलिव्स के प्रोड्यूस किए गए राजस्थान में, जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे ऑफ कोर्स, और इंडिया को ऑफ कोर्स उससे फॉरेन एक्सचेंज कमाने का मौका मिलेगा। फिर देखो उसके अलावा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये इतना आएगा नहीं वैसे, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, मगर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो एक इंडो इसराइल प्रोजेक्ट है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। पहली बात तो आपसे ये पूछेंगे कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल जो है ये किससे रिलेटेड है। ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, और ये बेसिकली इंडोर हॉर्टिकल्चर जो होता है उस पर ये इसका एम्फेसिस है। मेन आपको याद रखना है कि ये है कहाँ पर, यह करनाल हरियाणा में। यही आपसे पूछेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी में इसराइल इंडिया को कैसे मदद कर रहा है। देखो इसराइल की साइबर सिक्योरिटी में जो महारत है वो दुनिया मानती है उसको। रिसेंटली ये न्यूज़ में कैसे आई थी, जब देखिए डोनाल्ड ट्रंप अब आपको पता है US के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने वाइट हाउस में 2 रशियन डिप्लोमेट्स को बुला लिया था, जिस पे काफ़ी वहाँ पर मीडिया में काफ़ी उस पर क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या ज़रूरत थी बुलाने की। बुलाना तो एक बात थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर एक सीक्रेट बात जो किसी और को उनको नहीं बतानी चाहिए थी, वो उन्होंने रशियन एम्बेसडर्स को बता दी। वो बात ये थी कि इजराइल की साइबर सिक्योरिटी की टीम ने आईसिस जो है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उनके कंप्यूटर्स हैक कर लिए थे और उससे उनकी लोकेशन उन्होंने पता कर ली थी। तो जैसे ही ये बात लीक हो गई मीडिया में कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात रशियन एम्बेसडर्स को बता दी है, तो पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिसिज्म हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन लीक करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी बात, दुनिया को ये पता लगा कि इजराइल की कितनी ज़्यादा इसमें एबिलिटी है, कितना ज़्यादा सक्षम है इजराइल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया और इजराइल के डिफेंस में बहुत अच्छा रिलेशन है, एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा रिलेशन है, मगर आज तक दोनों ने मिलकर साइबर सिक्योरिटी कॉरपोरेशन को लेकर कोई भी मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, जो एक बहुत ही अजीब बात है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेरूसलम जाएंगे जुलाई में, तो इस पर बात की जाएगी कि एक साइबर सिक्योरिटी कॉरपोरेशन का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिसमें दोनों देश मिलकर एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे। कॉपरेट क्या करेंगे, बेसिकली इजराइल हमको सपोर्ट करेगा। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है, ये वोनाक्राई का, वो नाम याद रख लेना, वोनाक्राई, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, वोनाक्राई या वोनाक्रिप्ट। और उस अटैक के बाद देखिए
इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेने स्टार्ट कर दिए हैं कि बाहर से कोई मैलवेयर इंडियन इंस्टीट्यूशंस को नुकसान ना पहुंचा पाए। और आपको पता ही है आरबीआई ने एक स्टैंडिंग कमेटी भी बना रखी है जो साइबर अटैक के ऊपर वो वहाँ पे रिसर्च करेंगे कि किस तरीके से हम अपग्रेड रह सकते हैं, किस तरीके से हम साइबर अटैक्स को इन द फ्यूचर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो उसके अलावा प्राइमरीली किस में इसराइल सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि गिवन दैट टेरर एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वर्ल्ड ओवर कम्युनिकेट थ्रू वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वीओआईपी से ज़्यादातर आतंकवादी आपस में बात करते हैं ताकि उनकी जो कॉल है वो ट्रेस ना हो पाए या उनकी जो बात है कोई और सुन ना पाए। यहाँ पर इसराइल ने अपनी क्षमता दिखाई है और यहाँ पर उनको पकड़ने का उन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से अगर वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल कर रहे हो आतंकवादी, तब भी आप उनको पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इंडिया इसमें मेन देखेगा कि इसराइल की कॉपरेशन मिल जाए इस वाइटल एरिया में। ठीक है, तो इसके बारे में कभी आपको लिखना हो तो आप इससे बना सकते हो और क्वेश्चन भी आ सकता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। अब देखो बात करते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है इंडिया की है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ कहते हैं जिसको, और इसराइल की है मोसाद। मोसाद के ऊपर वैसे इसकी हिस्ट्री बताऊंगा तो अपने आप एक पूरी वीडियो बन सकती है 30-35 मिनट की, मगर मुझे लगता नहीं है किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगी। मगर देखता हूँ अगर इन द फ्यूचर बनाने का कभी मन करे तो इस पर भी बना सकते हैं। एनीवे देखो यहाँ पर रॉ और मोसाद की कोलैबोरेशन क्या हुई थी। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसराइल और इंडिया के जो रिलेशन है वो फॉर्मली जो एम्बेसडोरियल लेवल तक पहुँचे 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के अंडर। मगर इंडिया बहुत ही लंबे समय तक इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था इसराइल के साथ और ये चीज़ इंडिया ने पूरी कोशिश करी कि सीक्रेट रहे, अरब वर्ल्ड तक ये बात ना पहुंच पाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फ़लस्तीन का इशू था और इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे अरब वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इस रिसर्च और एनालिसिस विंग बनाई गई थी 1968 में। किसके द्वारा? रामेश्वर नाथ काउ द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी अच्छे से याद रख लेना, किसी भी एग्जाम में ये एक नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है। और उनको एडवाइस दी गई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी द्वारा कि मोसाद के साथ लिंक्स बनाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्दे के पीछे दुनिया की, मतलब आप कह लो कि बहुत ही सीक्रेटली इंडिया और इसराइल किस तरीके से ये कोऑपरेट कर रहे थे। और यहाँ पर देखो उस वक्त मेन उनका जो टारगेट ये था कि जो भी पाकिस्तान और रशिया आपस में लिंक्स अपने बना रहे हैं उस पर नज़र रखना। ठीक है, क्योंकि ये बात इसराइल को शक आ रहा था इस बात का कि पाकिस्तानी आर्मी लीबियंस और ईरानियंस को ट्रेन कर रही है कि किस तरीके से वो चाइनीज़ और नॉर्थ कोरियन मिलिट्री इक्विपमेंट हैंडल करे। ठीक है, तो एक तरीके से रॉ मोसाद की भी मदद कर रहा था, मगर बाद में मोसाद ने भी रॉ की मदद करी है। जैसे फॉर एग्जांपल कारगिल युद्ध में बताया जाता है कि मोसाद ने रॉ को बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन दी थी जिससे इंडियन आर्मी को काफ़ी हद तक मदद मिली आगे। और उसके अलावा रिसेंटली ये वैसे कोई सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर ने कवर किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया काफ़ी एक रेप्यूटेड एक मीडिया हाउस है इंडिया में, तो इन्होंने कवर किया था कि मोसाद और MI5 ब्रिटेन की है, मगर मोसाद और MI5 दोनों मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रोटेक्शन कर रहे थे तुर्की में। ठीक है, तुर्की में जो G20 समिट हुआ था 2015 में, उस वक्त मोसाद भी काफ़ी हद तक मोदी जी की रक्षा कर रहा था। तो ये भी एक आप यहाँ से पता कर सकते हो कि किस तरीके से रॉ और IB मिलकर काम करते हैं। और उस वक्त जो मोदी जी की रक्षा करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि पेरिस में अटैक्स हुए थे, टेरर अटैक्स हुए थे 2015 में, तो सारे वर्ल्ड लीडर्स की जो प्रोटेक्शन थी वो काफ़ी हद तक एनहेंस हो गई थी। अब जो रीसेंट डिफेंस डील्स होनी है जब मोदी जी इसराइल जाएंगे, उसमें सबसे प्रोमिनेंट है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। इसकी टोटल जो वैल्यू है $500 मिलियन है और इंडियन रुपीज़ में आप कहोगे 3200 करोड़ रुपए। ये देखो इंडिया पहले सोच रहा था कि जैवलिन जो एक US का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है वो लेगा, मगर बाद में डिसाइड किया गया कि इजरायली जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो इसराइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार है, ठीक है, टोटल जो डील है उसमें 500 प्लस मिसाइल्स दिए जाएंगे और साथ में 300 प्लस लॉन्चर्स होंगे, तो इसमें इसराइल राज़ी हो गया। और उसके अलावा US से हमेशा ये खतरा रहता है कि कल को आपकी कोई ऐसी रणनीति आ जाए जो USA को फेवरेबल ना लगे तो इमीडिएटली सैंक्शंस लगा देते हैं। तो जैसे ही वो सैंक्शंस लगाएंगे तो इंडिया के हित में नहीं होगा
और जो भी अगर मान लीजिए कोई एडिशनल स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे इस इक्विपमेंट से रिलेटेड, इंडिया वो नहीं ले पाएगा। सो इसराइल इंडिया को एक मच बेटर ऑप्शन लगा। और इसराइल देखिए, इंडिया इस वक्त इसराइल का सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन गया है ये डिफेंस डील्स का, ठीक है। हालांकि इंडियन जो डिफेंस मार्केट है आज भी काफ़ी हद तक रशियंस डोमिनेट करते हैं, मगर यूएसए ने काफ़ी हद तक ग्राउंड गेन कर लिया और इसराइल भी काफ़ी जल्दी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस सुभाष भामरे, ये मार्च में इन्होंने प्रेजेंट की थी। 2015-16 और 2016-17 के बीच में 37 डिफेंस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, ठीक है। इसमें से 7 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सिर्फ इसराइल के साथ साइन किए हैं। ये सेकंड हाईएस्ट है, टॉप पे है यूएस जिसके साथ 9 साइन किए गए थे। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी डीप एंगेजमेंट है इंडिया की इसराइल के साथ। और जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इसराइल के साथ जो इंडिया के रिलेशन है, इंडिया उससे परहेज नहीं करेगा। दुनिया के सामने अगर उनको ये बात रखनी है कि इसराइल को सपोर्ट करता है इंडिया, तो वो काफ़ी हद तक करेंगे। अब जैसे रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में भी जब वोटिंग हो रही थी इसराइल के खिलाफ, तो इंडिया ने एब्सटेन करना सही समझा। तो ये भी एक काफ़ी हद तक पॉलिसी शिफ्ट था इंडिया का। सो ऑल दीज थिंग्स दे मैटर। धीरे धीरे इंडिया एक तरीके से अपनी जो पुरानी पॉलिसी है उसको शेड करके एक जेन्युइन एलाई की तरह इसराइल के साथ बिहेव कर रहा है। और देखते हैं कि इंडिया और इसराइल का जो रिलेशन है आगे जाकर वो कहाँ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक छोटी वीडियो में डालने की कोशिश करी है। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो।